अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है संचालनना कार्यों विस्तारों। तो चलिए शुरू करते हैं। संचालन के कार्य विस्तार के बारे में आज हमको देखना है। ये टॉपिक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है क्योंकि ये बेसिकली आगे आपका चैप्टर्स भी आएगा, हर एक टॉपिक चैप्टर्स वाइज भी आएगा। और उसके बाद जब आप 12th पास कर लोगे, तब जब आप कॉलेज में या बीकॉम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे ये इसकी पूरी बुक आती है। जो ये टॉपिक है, एक एक टॉपिक उसकी पूरी बुक आती है। इसके लिए आपको यहाँ पे अगर समझ में आ जाए तो आगे फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम संचालन कार्य विस्तारों। तो जिसके अंदर 4 कार्य विस्तार है उसके। सबसे पहला है मार्केटिंग मतलब बाजारीय संचालन। दूसरा है मानव संसाधन संचालन जिसको हम एचआरएम भी बोलते हैं। तीसरा है नाणकीय संचालन और चौथा है उत्पादन संचालन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो चलिए सबके बारे में हम एक एक करके डिटेल से देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले मार्केटिंग संचालन। मार्केटिंग मतलब बाजारिया। अब बाजार के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में संचालन करना, उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट या संचालन बोलते हैं। तो सबसे पहले अर्थ देखते हैं इसका। माल के सेवाने उत्पादक પાસેથી ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવાની પ્રક્રિયા વિસ્તૃત અર્થમાં બાજારીય સંચાलन કહે છે। अब देखो, माल है, माल कहाँ बनता है? वो बनता है कंपनी में या फैक्ट्री में, जो भी हो वहाँ पे बनेगा। अब वो माल को उत्पादक पास थी मतलब जो उसको बनाता है उसके पास से कहाँ पहुँचाना है हमको? ग्राहकों के पास। यानी कि उत्पादक के पास से उसको कहाँ पहुँचाना है? ग्राहकों के पास। ये पहुँचाने की पूरी जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम बोलते हैं बाजारीय संचालन। ईजी डेफिनेशन है फिर से। माल के सेवाने उत्पादक પાસેથી ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવાની પ્રક્રિયાને વિસ્તૃત અર્થમાં બાજારીય સંચાલન કહે છે। मतलब माल बनता है फैक्ट्री में, वो उत्पादक बनाता है, उस उत्पादक माल को हमको कहाँ तक बाजार में ग्राहकों तक पहुँचाना है, उसको यह मार्केटिंग मैनेजमेंट या तो फिर बाजारीय संचालन कहते हैं। अब उसके कार्यों के बारे में देख लेते हैं हम। सबसे जो पहला कार्य है पेदाश अथवा पेदाश मिक्स, जिसको हम मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है पेदाश अथवा पेदाश मिश्र में? तो इसके अंदर आ जाएगा कि वस्तु जो है, जो भी वस्तु या उत्पादन, जो भी उत्पादित वस्तु है उसके रूप, रंग, कद, आकार, उसका कलर, फिर उसकी डिज़ाइन, उसका शेप, फिर उसकी पैकिंग, यानी वस्तु यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उत्पाद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती है वो सारी की सारी पेदाश अथवा पेदाश मिश्र में आ जाएगी। मतलब वस्तु कैसा होना चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए, उसका रंग कलर कैसा होना चाहिए, या तो फिर उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें पेदाश अथवा पेदाश मिश्र में आ जाती है। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा कीमत। अब कीमत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अभी हाल ही के समय में क्या है, वर्तमान समय में जो ग्राहक है वो ऐसा चाहता है कि कम से कम कीमत में उसको अच्छी से अच्छी चीज़ मिले। अब ग्राहक ऐसा चाहता है तो उसकी वजह से कंपनी को क्या इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट का उत्पादन करना चाहिए ताकि वो कम से कम कॉस्ट पे, मतलब कम से कम कीमत पे ग्राहकों तक और अच्छी से अच्छी क्वालिटी पहुंचा सके। उसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं कीमत। अब वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन वो उसका अलग अलग टाइप से किया जाता है। जैसे कि अगर कोई उत्पाद यानी कोई फैक्ट्री है वो माल बना के डायरेक्ट ग्राहकों तक भी पहुंचाती है, और कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जो माल बना के पहले होलसेलर को देती है, होलसेलर के पास से जाता है वो रिटेलर के पास, और फिर रिटेलर के पास से जाता है वो ग्राहकों के पास। तो इस तरीके से वितरण प्रक्रिया अलग अलग होती है। फिर लास्ट हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि मतलब प्रमोशन भी जिसको हम बोलते हैं, कि माल को ग्राहकों में ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की जो प्रोसेस होती है उसको अभिवृद्धि बोलते हैं। जैसे कि कुछ माल को बेचने के लिए लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या तो फिर जो उसका उत्पादक होता है वो खुद जाके ग्राहकों के पास वो माल को बेचता है, मतलब उसकी जानकारी बताता है। तो ये अब इसको अभिवृद्धि बोलते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके तो उसके लिए कुछ करना, उसको अभिवृद्धि बोलते हैं। ये जो पूरी चारों प्रोसेस है, ये चारों प्रक्रिया है, इसको हम 4P भी बोलते हैं। अब ये 4P कैसे हुआ? तो सबसे पहले पेदाश अथवा पेदाश मिश्र, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ये पहला P। दूसरा है कीमत जिसको हम प्राइस बोलते हैं, ये दूसरा P। फिर उसके बाद वितरण जिसको डिस्ट्रीब्यूशन और इसको प्लेस भी बोला जाता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस वाइज होता है, तो ये तीसरा P। और अभिवृद्धि जिसको हम प्रमोशन बोलते हैं उसको वो 4P हो गया। तो इस तरीके से ये 4P बनते हैं हमारे। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है
मानव संसाधन संचालन, जिसको हम मोस्ट IMP टॉपिक है, जिसको हम HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये मोस्ट IMP इसके लिए है ताकि जब आप 12th पास करोगे और BCom ज्वाइन करोगे तो उसमें क्या होगा, जो आपको आपकी BA की बुक हटी आएगी, BA की जगह आपका एक बुक आएगा जिसका नाम होगा HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ये पॉइंट का आपका पूरा बुक आ जाएगा। इसके लिए ये ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, मतलब उसको ध्यान लगा के पढ़ना, ताकि अभी आपको समझ में आ जाए तो फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले अर्थ से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले समझ लो मानव संसाधन संचालन है क्या। इसके अंदर मानव आता है, संसाधन और संचालन मतलब मानव के ऊपर संचालन करना। अब मानव के ऊपर संचालन करना मतलब मानव से रिलेटेड। अब मानव यहाँ पे कौन होगा, जो बिजनेस के कर्मचारी होंगे, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड सब टॉपिक है। तो बिजनेस के जो कर्मचारी होंगे उसका संचालन करना। तो बिजनेस के अंदर जो कर्मचारी होते हैं तो उनके विषय में, उनके बारे में क्या क्या कर सकते हैं हम, उसकी सारी डिटेल इसमें आएगी, उसके ही बारे में होगा। मतलब मानव कर्मचारियों के बारे में ही होगा, आपको इतना याद रखना है। तो ये टॉपिक आपको ईजी पड़ेगा याद करने में। सबसे पहले अर्थ से देखते हैं हम, बहुत ही ईजी है। मानव संसाधन संचालन એટલે धंधाकीय एकम में काम करता कर्मचारियों। सबसे पहले धंधाकीय एकम में काम करने वाले कर्मचारी होंगे, उनका कौशल्य, ज्ञान, बुद्धि, गमो अड़गमो, व्यक्तिगत विकास मतलब उनका जो कौशल्य होगा, उनकी जो ज्ञान होगी, बुद्धि होगी, या तो फिर उनका जो भी व्यक्तिगत विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो वो सारी चीज़ें, जरूरियातों वगैरह જેવી તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં લઈ તેને કંપનીને ઉદ્દેશો અને સાથે સાંકળી ધંધાને સફળતાના તથા નફાકારકતાના માર્ગે લઈ જવાની સમગ્ર પ્રક્રિયાને માનવ સંસાધન સંચાલન કહેવામાં આવે છે। તો માનવ સંસાધન સંચાलन क्या है, तो मानव संसाधन संचालन એટલે धंधाकीय इकाई में काम करते तो कर्मचारियों मतलब जो भी बिजनेस के अंदर कर्मचारी काम करते हैं उनकी कौशल्य, ज्ञान, बुद्धि, गढ़ों अड़गमों, व्यक्तिगत विकास, ये सारी बातों को ध्यान में रख के अपने को क्या करना है, उनकी मतलब जो भी कर्मचारी है उनके उद्देश्यों को कंपनी के उद्देश्यों के साथ हमको एक साथ बांध देना है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा यानी सफलताना અને नफाकारकताना मार्गे मतलब उस रास्ते पे ले जानी हमको, जिसको हम मानव संसाधन संचालन कहते हैं। मैनेजमेंट की हम लाक्षणिकता देखेंगे मानव संसाधन संचालन की। तो सबसे पहला है, देखो मैंने आपको बोला था कि इसमें सिर्फ ह्यूमन मतलब मानव कर्मचारियों से रिलेटेड ही कामकाज होगा। तो इसके अंदर देख लो, આ સંચાલનમાં કર્મચારીઓની ભરતી, તાલીમ, બઢતી, દોરવણી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। मतलब कर्मचारी से रिलेटेड जितने भी काम है, जैसे कि भर्ती हो गया, तालीम हो गया, बढ़ती हो गया, दौरवणी मतलब उसको मार्गदर्शन देना, वो सारे काम इसके अंदर आ जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा कर्मचारीઓના વ્યક્તિગત ધ્યેયને સાંકળી કંપનીના ધ્યેયને સિદ્ધ કરવામાં આવે છે। मतलब जो कर्मचारी है उसका जो ध्येय है, मतलब कर्मचारियों का क्या ध्येय होगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, तो और कंपनी का ध्येय क्या होगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा मिले। तो ये दोनों को ध्येय को सांकड़ी मतलब एक साथ रख कर कंपनी का ध्येय सिद्ध किया जाता है। उसको ये उसकी प्रोसेस है कि आप कर्मचारियों का ध्यान रखो और वो आपका ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद तीसरा है हमारा, कर्मचारियों ने एक अमूल्य मिलकत समझी संचालनना काम કરવામાં આવે છે। तो कर्मचारियों को क्या समझा जाता है, एक अमूल्य मिलकत मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम करे, क्योंकि अगर कर्मचारी ही नहीं होंगे तो फिर बिजनेस चलेगा ही नहीं। जैसे कि हमने देखा था कर्मचारी व्यवस्था में एम्प्लॉयज आर द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ द यूनिट, वो हाथ और पैर हैं कंपनी के, बिजनेस के, अगर वही नहीं होंगे तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, कर्मचारियों ने योग्य तालीम आपी विकास અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે। मतलब उनको तालीम देना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जो फ्रेशर कर्मचारी होते हैं वो नहीं कर पाते, तो सबसे पहले उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो वो ट्रेनिंग देने के बाद वो अच्छे से काम कर सकते हैं और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी अर्न कर सकती है। तो ये उसको तालीम दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास हो। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा, कर्मचारीઓના કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરી તેમનું યોગ્ય સ્થાન નિશ્ચિત કરાય છે। मतलब कर्मचारियों को कार्य जो होते हैं उसको मूल्यांकन करना है कि वो कैसे किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनके काम के हिसाब से उनको योग्य स्थान दिया जाता है। जैसे कि कोई कर्मचारी है बहुत सालों से काम कर रहा है कंपनी में, उसको ज़्यादा नॉलेज है, तजुर्बा है उसको, तो उसको क्या उसका प्रमोशन करना है ऐसा। यानी कि अगर कोई ख़राब काम कर रहा है या तो फिर कोई काम ही नहीं कर रहा है तो उसको निकालना है। तो इस तरीके से कर्मचारियों को कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है कि कर्मचारी किस तरीके से काम कर रहे हैं और उसके बाद उनको योग्य स्थान दिया जाता है। फिर उसके बाद 6 पॉइंट है हमारा, कर्मचारी फेरबदली दर घटाड़ी
કર્મચારીઓને એકમમાં ટકાવી શકાય છે। मतलब कर्मचारियों, सबसे पहले ये फेरबदली का दर देख लेते हैं। तो फेरबदली का दर उसको बोलते हैं कि एक साल में अगर कितने कर्मचारी कंपनी से काम छोड़ के चले जाते हैं, यानी एक साल के अंदर कंपनी में से कितने कर्मचारी काम छोड़ के चले जाते हैं कंपनी से असंतुष्ट होकर, तो उसको फेरबदली का दर बोलते हैं। तो ये किसके लिए होता है? क्योंकि कंपनी में अच्छी सैलरी नहीं मिलती होगी, काम बहुत ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से तो ये सब को ध्यान में रख के बिजनेस क्या सोचता है कि वो कर्मचारियों को अच्छा से अच्छा सैलरी दे के, कम काम दे के उनको अच्छे से अच्छे जहाँ तक हो सके, मतलब ज़्यादा समय तक उनको बिजनेस के अंदर टिका के रख सके। तो ये एक अच्छी प्रोसेस है कर्मचारियों को टिकाने की, उनको टिका के रखने की बिजनेस के अंदर। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा, योग्य वातावरण पूરું પાડવું, કર્મચારીઓના જુસ્સામાં તથા કાર્યક્ષમતામાં વધારો થતા કંપનીને ધ્યેય સિદ્ધ करी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का महत्व क्या है? तो सबसे पहला जो महत्व है वो है कार्यक्षमता में વધારો। कार्यक्षमता में વધારો मतलब कंपनी, अबे एचआरएम का महत्व मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एचआरएम के महत्व मतलब मानव संसाधन संचालन के क्या महत्व है, वो क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। तो आपको सबसे पहले ये टॉपिक जो है वो इसको समझ के याद करोगे तो आप इजी पड़ेगा आपको समझने में, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात होती है। अगर आप कर्मचारियों का ख्याल रखोगे तो वो बिजनेस के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर आप कर्मचारी यानी जो भी कर्मचारी एम्प्लॉई है वो उसको अच्छी सैलरी देते हो, अच्छे से बिजनेस में रखते हो, तो उसकी जो कार्यक्षमता है वो उसमें વધારો होगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से काम करेगा जिससे उसकी कार्यक्षमता में વધારો होगा। कार्यक्षमता में વધાरो मतलब अच्छी तरीके से काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, तो जो नफ़ा होगा वो भी बिजनेस का ज़्यादा होगा। अगर नफ़ा ज़्यादा हुआ तो बिजनेस की प्रतिष्ठा भी ज़्यादा होगी, मतलब बिजनेस की इज्जत भी ज़्यादा होगी मार्केट में, क्योंकि उसकी जो गुडविल है, उसकी पागड़ी है वो ज़्यादा होगी। और वस्तु के सेवानी गुणवत्ता ऊंचो धोरणों जળવાય છે। मतलब अगर वो अच्छी तरीके से काम करा तो जो वस्तु है या सेवा जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बनेगी और वो उसका जो धोरण होगा वो और भी ऊंचा जाएगा। समूह भावनाનો विकास થાય છે। मतलब जो भी समूह भावना है, मतलब एक तरीके का ग्रुप, कर्मचारियों के बीच में क्या बनेगा, एक तरीके का ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप की तरह काम करेंगे। तो ग्रुप की तरह काम करेंगे तो उसमें समूह भावना ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े जो भी बिजनेस के अंदर होते हैं वो कम हो जाएंगे थोड़ा। और साधनों का महत्तम उपयोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी साधन हैं, जो भी मशीन वगैरह जो भी है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। महत्तम उपयोग यानी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। फिर बदली दर में घटाड़ो। फिर बदली दर हमने देखा था क्या था? फिर बदली दर मतलब एक साल के अंदर जो भी बिजनेस के अंदर कर्मचारी होते हैं वो काम छोड़ के चले जाते हैं जितने भी, उसके दर को फिर बदली दर कहते हैं। अब अगर कर्मचारियों को आप अच्छी तरीके से रखते हो तो बिजनेस में काम छोड़ के जाएंगे ही नहीं बिजनेस से, और वो बिजनेस में टिके रहेंगे, जिससे फिर बदली दर में क्या होगा, घटाड़ो होगा। कार्य संतोष में बढ़ा, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्य संतोष में उनको जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा, तो वो अपने कार्य से एकदम सेटिस्फाई मतलब एकदम संतुष्ट रहेंगे। और शांति नु वातावरण मतलब बिजनेस के अंदर एकदम शांति का वातावरण होगा, सब अच्छी तरीके से चलेगा। तो ये थे उसके इंपॉर्टेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ईजी है, आप खाली एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है नाणाकीय संचालन। नाणाकीय संचालन आपको नाम से ही पता चल रहा है, नाणाकीय मतलब पैसा, तो पैसे से रिलेटेड संचालन। अब पैसा बिजनेस के अंदर क्या होता है, तो पैसे की वजह से पूरा बिजनेस चलता है। बिजनेस को चलाने के लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा, उसको कितना पैसा कहाँ पे लगाना है, किसको कितना पैसा देना है, बस इससे ही रिलेटेड जो भी संचालन होता है उसको हम नाणाकीय संचालन बोलते हैं। सबसे पहले अर्थ से स्टार्ट करते हैं। नाणाकीय संचालन એટલે नाणा कार्यનું संचालन, मतलब जो पैसे से रिलेटेड कार्य है उसका संचालन करना, उसको हम नाणाकीय संचालन बोलते हैं। कि पैसा हमको कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, किस तरीके से लगाना है, बस वही है नाણાકીય संचालन। नाणा कार्य એટલે નાણાં મેળવવાનું, નાણાં ઉપયોગ કરવાનું કાર્ય અને આવકની ફાળવણી કરવાનું कार्य છે। मतलब नाणाकीय मतलब संचालन मतलब नाणा कहाँ से मिलेगा, तो उसको मेड़ववानु कार्य मतलब लोन लेके करेंगे, या तो फिर किस तरीके से पैसा हमको मिलेगा, या शेयर बेच के करेंगे, तो जिस तरीके से पैसा मिले वो पैसा हमको लाना है। फिर उसके बाद उस नाणाનો उपयोग करवानु कार्य मतलब उस नाणे का क्या, पैसे का क्या उपयोग करेंगे हम, उसको कहाँ पे लगाएंगे, किस जगह पे लगाएंगे,
वो उसका कार्य। फिर उसके बाद आवकनी फार्मवड़ी, मतलब किसको कितना पैसा देना है, जो भी काम कर रहे कंपनी में या फिर बिजनेस में, तो किसको कितना पैसा देना है, किस तरीके से देना है, तो उसका संचालन को हम बोलते हैं नाणकीय संचालन। इजी टॉपिक है, एक बार पढ़ने में ही आपको समझ में आ जाए। तो चलिए नाणकीय संचालन के कार्यों के बारे में देख लेते हैं। तो कोई भी आपको बिजनेस अगर खोलना है तो वो बिजनेस के अंदर आपको पैसे यानी नाणकीय संचालन की कैसी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला उसका जो कार्य है नाणानी जरिया तो अंदाजवी, मतलब आपको बिजनेस अगर खोलना है तो उसके लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। सबसे पहला कार्य है अपना नाणकीय संचालन का। सबसे पहला कार्य क्या है, जब आप बिजनेस खोलते हो तो आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी वो आपको उसका अंदाजा लगाना है। फिर दूसरा कार्य है नाणानु आयोजन करना। सपोज आपने अंदाजा लगा लिया कि आपको 1 करोड़ समथिंग की जरूरत है। अब वो 1 करोड़ आपको कहाँ से आएगा, उसका आयोजन करना है, क्योंकि वो 1 करोड़ आप लोन लेके, बैंक से लोन लेके आप लाओगे, या तो फिर जो भी शेयर होता है वो शेयर इश्यू करके आप लाओगे, या किस तरीके से लाओगे वो उसका कार्य है। फिर उसके बाद तीसरा है अंदाज पत्र बनाओ, मतलब अंदाजा लगाना है आपको कि कहाँ कहाँ किस जगह पे कितना पैसा लगेगा। फिर उसके बाद है आवकनी फार्मवड़ी करनी, मतलब आवक जो है, जो पैसा है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है फार्मवड़ी, कि जो कर्मचारी काम करते हैं उनको पैसा देना है, किसको कितना पैसा देना है वो उसके बारे में है। फिर उसके बाद मूड़ी माड़खानो विचार करी नाड़ा प्रतिस्थापन पसंद करवा, यानी जो भी मूड़ी माड़खा है उनकी विचार करी उसको प्रतिस्थापन करना है। फिर उसके बाद 6 पॉइंट है हमारा नाड़ा मेड़वानी कार्यवाही करवी, मतलब जो भी पैसा है उसको लेने की कार्रवाई करना, जो भी प्रोसेस होती है लोन से या तो फिर शेयर डिस्ट्रीब्यूट करके। फिर उसके बाद सातवां पॉइंट है हमारा मेड़वेला नाણાનો યોગ્ય उपयोग થાય તેવું અને अंकुश व्यवस्था जाणवी, मतलब उसका नाड़ा जो पैसा आपको लिया है, आपको मिला है जो पैसा, उसको उसका योग्य उपयोग हो सके, मतलब अच्छा से अच्छा उसको यूज़ कर सके हम, और उसको अंकुश व्यवस्था नी जाणवी, मतलब उसको अंकुश यानी कि ज़्यादा पैसा बर्बाद ना हो, अच्छे से उसका पैसा हो योग्य, मतलब अच्छी तरीके से वो पैसे का यूज़ हो सके, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। फिर उसके बाद है नाणकीय नीति नक्की करवी, यानी पैसे से रिलेटेड जो भी नीति आपने बनाई है कि पैसा कहाँ किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो आपको नक्की करना है। फिर उसके बाद करवेरा नो आयोजन करवी, मतलब करवेरा मतलब टैक्स, तो टैक्स का आयोजन करना है कि आपको टैक्स किस तरीके से भरना है, उसके लिए सीए अपॉइंट करना है कि कम से कम आप टैक्स भर सके। फिर उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है अक्यामतोनु व्यवस्था करवी, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती है क्रिएट होती है बिजनेस के अंदर, उसके रिलेटेड आप उसको पहले से ही आपको व्यवस्था करनी पड़ती है कि अगर फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उससे आप कैसे सामना करोगे। तो ये है उसके नाणकीय संचालन के कार्य। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है उत्पादन संचालन, जिसको हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मोस्ट टाइम टॉपिक है, आपको ये आगे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले इसको शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट है क्या। उत्पादन संचालन, उत्पादन नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि जो भी उत्पादन करते हैं हम तो उसके रिलेटेड अपने को संचालन करना है। तो देखिए डेफिनेशन से, उसके अर्थ से स्टार्ट करते हैं हम। उत्पादन संचालन ए उत्पादनનું આયોજન કરવાનું, કાર્યક્રમ નક્કી કરવાનું, સંકલન સાધવાનું, દોરવણી આપી અને અંકુશ રાખવાનું એક પ્રક્રિયા છે। તો ઉત્પાદન સંચાलन क्या है? उत्पादन संचालन सबसे पहले उत्पादनનું आयोजन करवाનું, उत्पादन का आयोजन करना है हमको। फिर उसके बाद कार्यक्रम नक्की करना है। फिर उसके बाद संकलन बनाना है। फिर उसके बाद दोरवणी मतलब मार्गदर्शन देना है, डायरेक्शन देना है। और उसके बाद उसके ऊपर जो भी काम हो रहा है उसके ऊपर अंकुश रखने की एक प्रोसेस है। मतलब सबसे पहले आप उत्पादन का आयोजन करो, फिर उसके बाद कार्यक्रम नक्की करो ताकि वो उत्पादन चालू हो जाए। संकलन बना के रखो जो भी कर्मचारी हैं उनके बीच में आपस में। फिर इसके बाद दोरवणी, उनको मार्गदर्शन दो कि आप इस तरीके से काम करो। फिर उसके बाद अंकुश यानी कि उसकी देख रेख करो कि वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, यानी उत्पादन सही से हो रहा है या नहीं, उसको हम उत्पादन संचालन बोलते हैं। इजी डेफिनेशन है। उसके बाद कार्यों के बारे में जाते हैं हम। उसके कार्यों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो कार्य है उत्पादन आयोजन करવું, जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था। डेफिनेशन एक ऐसी चीज होती है जिससे आप बहुत सारी चीजें खुद बना के लिख सकते हो। मतलब आपको अगर डेफिनेशन याद हो तो उसके ऊपर से आप बहुत सारी टॉपिक्स, बहुत सारे पॉइंट्स खुद भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा उत्पादन आयोजन करવું। फिर उसके बाद दूसरा है उत्पादन संसाधन, मतलब उत्पादन का वो देख रेख करना है। फिर उसके बाद उत्पादन वस्तु विकास तेमज पेरा
फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है उत्पादन के कार्यों के बारे में। तो उत्पादन के क्या क्या कार्य हैं उत्पादन संचालन के, उसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहला उत्पादन का आयोजन, वो तो हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था। उत्पादन संश्लेषण, वो भी डेफिनेशन में देख लिया था। फिर इसके बाद उत्पादन विकास आने तेमज पैदा शिक्षित पसंदीगी करवी, मतलब उत्पादन जो भी वस्तु है उसका विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो हो रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इस तरीके का कार्य करना। फिर टेक्नोलॉजी तेमज यंत्रों की पसंदीगी, मतलब जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमको इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी लानी है जिसकी वजह से जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसानी और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। क्योंकि बहुत सारी मशीनरी ऐसी है जो चंद समय में, मतलब चंद मिनटों में बहुत सारा काम करके दे रही है। तो इस तरीके से हमको अच्छी टेक्नोलॉजी लानी है। यंत्रों की पसंदगी अच्छे से करना है। धंधा ना स्थानीय पसंदी अने विश्वास नो निर्णय करो। अब यहाँ पे धंधा का स्थान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो उत्पादन की वजह से बहुत सारा केमिकल या तो फिर बहुत सारी स्मॉग, धुआं, जहरीली हवा वो एनवायरनमेंट में छोड़ती है। तो अगर ये सिटी के अंदर होता है तो वहाँ के लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए उसकी जगह पसंद करना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे लोग ना रहते हों और वहाँ पे वो अच्छी तरीके से बिजनेस कर सके। ज़्यादातर ये उस कंपनी के लिए होता है जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, तो ये उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आगे का टॉपिक है हमारा माल सामग्री तेमज उत्पादन अन्य जरूरतों ना अंदाज मेळववा। मतलब माल सामग्री, मतलब जो भी कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, तो वो रॉ मटेरियल कच्चा माल सामान कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा और किस तरीके से उसका कितना लाना है हमको, उसका अंदाज हमको पहले से ही पता होना चाहिए। फिर उत्पादन अंकुश, मतलब जो भी उत्पादन हो रहा है उस पर अंकुश बना के रखना। मतलब जो माल बन रहा है जहाँ पे, तो माल ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारी अगर ध्यान ना रखें हम तो जो कर्मचारी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा माल वेस्ट कर देते हैं। तो माल ज़्यादा वेस्ट ना हो उसका भी ध्यान रखना, अंकुश बना के रखना। गुणवत्ता अंकुश, गुणवत्ता मतलब जो भी क्वालिटी है, क्वालिटी बना के रखनी। अगर क्वालिटी सही हुई तो ही हमारा माल जो है वो मार्केट में बिकेगा। तो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उत्पादन संचालन के कार्यों में। फिर खर्च अथवा पड़तड़ अंकुश, मतलब कम से कम कॉस्ट हो, क्योंकि अगर वस्तु बनाने में ज़्यादा कॉस्ट होगा तो वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि वस्तु की कीमत किस पे डिपेंड करती है, उसकी कॉस्ट प्राइस पे। तो इसके लिए वस्तु की कीमत, अगर उस वस्तु का जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा, खर्च ज़्यादा होगा, तो वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी, तो वो मार्केट में फिर टिक नहीं पाएगी। इसके लिए उसको खर्च पर अंकुश करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद लास्ट है हमारा उत्पादन में वैविध्यकरण यानी सरलीकरण दाखिल करूँ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट क्वालिटी के, अलग अलग क्वालिटी के चीज़ें हमको बनानी है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। तो ये था हमारा उत्पादन संचालन के